नमस्कार। आपका अखबार पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आखिरकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी राहुल गांधी की जिद के आगे झुक गई। वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास करके कहा कि वो सत्ता में आई तो राष्ट्रीय स्तर पर जातियों की गिनती कराएगी और जातीय गिनती का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को खास तौर से ये लग रहा है कि जैसे उनके हाथ बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है। जाति की गणना उनका जो नारा है, जितनी आबादी उतना हक, उनको लग रहा है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। राहुल गांधी की स्थिति इस समय उस बच्चे की तरह है जिसको जो है अपना मनपसंद खिलौना मिल जाए तो झुनझुने की तरह वो बजाता रहता है और खुश होता है। वही स्थिति राहुल गांधी की है। अगर वो सोचते कि जिसने भी इस तरह का प्रयास किया उसका क्या हश्र हुआ और किसी का नहीं, अगर वो 6 सितंबर 1990 6 सितंबर 1990 को लोकसभा में दिए गए अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी का भाषण भी पढ़ लेते। राजीव गांधी 2.5 घंटे बोले थे। लोकसभा में उस समय नेता प्रतिपक्ष थे। वीपी सिंह मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का प्रस्ताव लेकर आए थे, उनकी सरकार लेकर आई थी। उसके विरोध में बोले थे राजीव गांधी। उन्होंने कहा कि मैं इसमें देश को तोड़ने की साजिश देख रहा हूं और ये देश मेरा है। हालांकि सत्तारूढ़ दल के कई लोगों ने एतराज़ किया कि ये देश हमारा भी है। उन्होंने कहा ये समाज को जातियों में बांटने की कोशिश है, समाज को तोड़ने की कोशिश है। उन्होंने मंडल आयोग से ही कई चीज़ें उदाहरण देकर बताया कि ये किस तरह का एक तरह का धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा मंडल आयोग में जो 3 विशेषज्ञ थे, उन तीनों विशेषज्ञों ने बाद में बयान देकर कहा कि इस रिपोर्ट में हमारा कोई योगदान नहीं है। इसके लिए इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनाने के लिए जो सर्वे किया गया उसके बारे में आप सुनेंगे। जो राजीव गांधी का कहा हुआ संसद का भाषण है उसी से उदाहरण दे रहा हूँ। बताया कि 5 लाख देश में गांव हैं। 5 लाख गांवों में से 810 गांवों में सर्वेक्षण किया गया, सिर्फ 810 गांवों में। विशेषज्ञों को कुल 3 दिन का समय मिला था। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है मंडल आयोग की, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। फिर उन्होंने उस समय एक अखबार निकलता था इंडिपेंडेंट, जो अब बंद हो गया है, उसकी एक रिपोर्ट का हवाला दिया। कहा 5-6 संपादक जो है वीपी सिंह से मिले, जो उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, और उनसे कहा कि ये आप जो मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के बारे में सोच रहे हैं, इससे देश में जातीय हिंसा भड़केगी। वीपी सिंह ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, ये मेरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वो बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा राहुल गांधी ने अपने पिता का भाषण नहीं पढ़ा और 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाले वीपी सिंह का हश्र नहीं देखा। 1990 में जब लेकर आए वीपी सिंह, संसद में लेकर आए, तो उनको ये उम्मीद थी, या मैं कहूँगा उनको ये गलतफहमी थी कि जो ओबीसी एमपीज़ हैं क्रॉस द पार्टी लाइन, वो उनके समर्थन में आकर वोट देंगे, उनको वोट देंगे और उनकी सरकार बचा लेंगे। कोई नहीं, एक एमपी भी अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके या पार्टी के आदेश से बाहर जाकर वीपी सिंह की सरकार के समर्थन में नहीं आया। उनकी सरकार गिर गई। वीपी सिंह की सरकार चली गई मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके। और उसके बाद 1991 में जो चुनाव हुआ उसमें उनकी पार्टी जनता दल की स्थिति 1989 के चुनाव से भी बदतर हो गई। तो इस और केवल इतना ही उदाहरण नहीं है, इसके अलावा भी है। 2007 में अर्जुन सिंह उस समय मानव संसाधन मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में। तब शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन मंत्रालय होता था। उन्होंने 2007 में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण एडमिशन में प्रवेश में लागू किया। 2009 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने अपने ही इस मंत्री का टिकट काट दिया। उसके बाद 2009 में फिर सरकार बनी तो मंत्री भी नहीं बनाया और हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल दिया। ये हश्र हुआ अर्जुन सिंह का ओबीसी के समर्थन में, ओबीसी के पक्ष में बोलने करने का। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी ओबीसी के पक्ष में नहीं रही है। 1951
आज़ादी के बाद पहला सेंसस होना था, 31 के बाद 41 में नहीं हुआ था। 1951 में जब सेंसस की बात आई तो कहा गया कि ये जातियों की भी गणना होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी भी हालत में नहीं, और उन्होंने जातीय गणना नहीं होने दी। तब से आज तक सेंसस में जातियों की गणना नहीं होती, अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर। कांग्रेस के ही राज में काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई, कांग्रेस के ही राज में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। कांग्रेस ने कभी इनको लागू नहीं किया, ठंडे बस्ते में डालकर रख दिया। 1980 में जब जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ रही थी अपनी वापसी, सत्ता में वापसी के लिए इंदिरा गांधी, तो उनका सबसे प्रमुख नारा था, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। तो ये स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी की दादी का। लेकिन राहुल गांधी को ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। उनको राजनीति की ये स्ट्रेटजी, राजनीति की ये बारीकी ये समझ में नहीं आती। मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था छोटा सा, राहुल गांधी की है, वो किसी गैदरिंग को संबोधित कर रहे हैं, शायद युवाओं की गैदरिंग है। कह रहे हैं आपको मालूम है आपको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा, आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। 2 बार पूछते हैं, 3 बार पूछते हैं। कहते हैं कि जाति की गणना नहीं हो रही इसलिए आपको नौकरी नहीं मिल रही है। अब आप अपना सर फोड़ लीजिए ये सवाल सुनकर कि ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होना चाहता है। जाति की गणना नहीं हो रही इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है। तो भाई उनसे कोई पूछे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी दलितों की जितनी जातियां हैं और आदिवासियों की जितनी जातियां हैं, उन सब की गिनती होती है हर सेंसस में। तो उस समाज के युवाओं को रोज़गार मिल गया है सबको, वहाँ कोई बेरोज़गारी नहीं है। तो मतलब किस तरह की बातें करते हैं, समझते हैं कि बाकी जो सुनने वाले हैं वो सब मूर्ख हैं, उनको कुछ समझ में आता नहीं, उनको कोई जानकारी है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लिए कभी कुछ किया नहीं, और पिछड़ा वर्ग ने कभी आज तक कभी कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया नहीं। पिछड़ा वर्ग आज़ादी के बाद से ही शुरुआत में जो समाजवादी पार्टी के धड़े थे, समाजवादियों के धड़े थे, आज की समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इन धड़ों की बात कर रहा हूँ, और कृषक समाज की जो पार्टियाँ थीं उनके साथ थे। फिर धीरे धीरे जो है वो चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़े और जनसंघ के साथ जुड़े। ये क्रम जो है लगातार, ये गैर कांग्रेसवाद की जो राजनीति थी उसका ज़मीन पर जो धुरी थी, सामाजिक धुरी, वो पिछड़ा वर्ग था। पिछड़ा वर्ग हमेशा से कांग्रेस का विरोधी रहा है। ये बात कांग्रेस पार्टी को शायद समझ में नहीं आ रही है, और राहुल गांधी को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि कुछ भी कर लें, पिछड़ा वर्ग का वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। और ये इसमें अगर कोई गुंजाइश बची भी होती तो उसको नरेंद्र मोदी ने कब का बंद कर दिया, 2014 में सत्ता आने के बाद से ही। आप देखिए पिछले 10-15 सालों पर अगर नज़र डालिए तो आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर पिछड़ा वर्ग, ख़ासतौर से अति पिछड़ा वर्ग के जितने आइकन हैं, उनके जो धार्मिक प्रतीक हैं, उनको लेकर जो है बहुत काम किया है उनके उस समाज के बीच में। उनके प्रतीकों के जो है की मूर्तियाँ बनवाना, उनके जो धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार पूजा स्थल बनवाना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने मिलकर किया। इसके अलावा पिछले 9.5 साल में मोदी सरकार ने इस वर्ग के लिए, इस वर्ग को संगठन में यानी राजनीतिक संगठन में हिस्सेदारी और सरकार में हिस्सेदारी दी। आज़ादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार मोदी सरकार में हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 35% मंत्री ओबीसी से आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए इस समाज के लिए बीजेपी ने क्या किया है और उसकी पैठ कितनी गहरी है। राहुल गांधी को लगता है कि केवल ये नारा देने से कि जाति की गणना होगी, जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक, ये बोलने से जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ सारे ओबीसी बाकी पार्टियों को छोड़कर, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे बीजेपी हो, उनको छोड़कर कांग्रेस के साथ आ जाएगी। तो इससे बड़ी उनकी गलतफहमी और क्या हो सकती है। दरअसल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो हाथ पैर मारती रहती है। और अब तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की ज़िद से चलती है। जिस बात की वो ज़िद कर ले, वो कहें राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, वो कहें चौकीदार चोर है का नारा लगाइए तो आपको लगाना है। कांग्रेस पार्टी में भले ही
ज़्यादातर लोग, बहुमत जो है उसके खिलाफ हो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इसलिए कोई विरोध नहीं करेगा। राहुल गांधी बोले कि ये सरकार जो है, मोदी सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी बोलेगी कि ये अडानी अंबानी की सरकार है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसका तथ्यों से कोई लेना देना है कि नहीं, पब्लिक में इसका ट्रैक्शन मिल रहा है कि नहीं, लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनकी बात का कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अब नया उनका शगुफा है जाति की गणना। उनको लग रहा है जाति की गणना करने की बात कहकर, इसका नारा देकर वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं की सरकार कर्नाटक में है और 2015 में, पिछले कार्यकाल में, वो जाति की गणना करा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की उसे आज तक हिम्मत नहीं हो रही है। उन्हीं की सरकार थी यूपीए के 2004 से 2014 तक। 2011 में कास्ट और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था। उसकी रिपोर्ट अगले 3 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक नहीं कर पाई। अब वही कांग्रेस पार्टी जो है ये कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा करें। जब आप सत्ता में थे, आपने जाति की गणना कराई, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कराई? कर्नाटक में तो आज भी सरकार है, आपकी कर्नाटक की सरकार, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करती रिपोर्ट को? तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो राहुल गांधी की जिद से चलने वाली कांग्रेस का वही हश्र होगा जो 2014 और 2019 में हुआ था, बल्कि मुझे तो 2024 में लग रहा है कि उससे भी बुरा हाल होने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है उनका ज़मीनी वास्तविकता से, ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक रणनीति, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तय करने वाला कोई नहीं है कि किस लिए हम कर रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट भी फेल हो जाते हैं। इसी गलतफहमी में वीपी सिंह मारे गए। 5 साल प्रधानमंत्री रह सकते थे, लेकिन उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई। क्या स्ट्रेटजी बनाई थी कि पिछड़ा वर्ग, मुसलमान और उनकी अपनी जाति राजपूत, ये 3 मिल जाएंगे तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों खत्म हो जाएगी। इसी गलतफहमी में राहुल गांधी जी रहे हैं कि वो जाति की गणना का नारा देंगे और ये मुद्दा उठाएंगे, लोकसभा में इसको प्रमुख मुद्दा बनाएंगे तो बीजेपी का उससे नुकसान हो जाएगा। बीजेपी में बार बार कहता हूँ कि पिछले 10 साल में मंडल और कमंडल दोनों को समाहित कर चुकी है। ना तो कमंडल को लेकर यानी हिंदुत्व पर कांग्रेस पार्टी उसका नुकसान कर सकती है और ना ही मंडल पर। जातीय समीकरण या जाति सोशल इंजीनियरिंग कहें, जो भी नाम आप देना चाहें, उसको जिस तरह से मोदी ने साधा है, आज तक किसी नेता ने उस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर साधने का काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पिछड़ा वर्ग की राजनीति कर रहे हैं तो बीजेपी के पास तो बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। उसी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से भाजपा ने प्रधानमंत्री बनाया, देश का पहला प्रधानमंत्री। तो इसकी काट क्या है कांग्रेस के पास और बीजेपी के विरोधियों के पास, सिवाय कहने के लिए कि उनके पास एक मुद्दा है, चर्चा में बने रह सकें। इससे ज़्यादा उसका प्रभाव ज़मीन पर कुछ पड़ने वाला है, इस मुद्दे को उठाने से कांग्रेस का कुछ भला होने वाला है, ऐसा तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो ये राहुल गांधी एक मरीचिका के पीछे पूरी पार्टी को और पूरे विपक्ष को दौड़ा रहे हैं और सब लोग दौड़ रहे हैं। मरीचिका के पीछे दौड़ने का नतीजा क्या होता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।